हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलेश गुप्ता और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ बीएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। हमने पहले के दो हमारे वीडियोस थे जिसमें हमने होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर हायर ऑर्डर के लिए पढ़ा। उन दो वीडियोस में हमने सीखा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस किसे कहते हैं, और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। यानी हमने होमोजीनियस पहले दो लेक्चर्स पे अपने डिस्कस करे हैं, आज हम लोग नॉन होमोजीनियस केस डिस्कस करेंगे। सो नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या उनमें केसेस आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है, ये सारी बातें हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 है जो कि सारी ब्रांचेस में एक्सेप्ट सिविल एंड बायोटेक छोड़ के बाकी सारी ब्रांचेस में चलती है। CS IT मैकेनिकल आपका ये पेपर कोड है KS 302 एंड 402, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों में चलता है। मैथ्स 4 का टॉपिक है जो हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सीक्वेंस में ये वीडियोस पढ़ रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले सीखते हैं कि व्हाट इज़ द नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो हम लोगों ने होमोजीनियस पढ़ा था। होमोजीनियस क्या होता है कि जहाँ पर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में इन्वॉल्व होने वाले जो डेरिवेटिव्स हैं उन सब के ऑर्डर सेम होते हैं। जब उन सब के ऑर्डर सेम होंगे तो हम उनको क्या कहते हैं, होमोजीनियस। अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं कि एफ ऑफ फाई ऑफ डी कॉमा डी डैश, ये फाई ऑफ डी कॉमा डी डैश क्या है, एक फंक्शन है डी और डी डैश का, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होती है तो इसका सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर। तो पहली तो बात आई यहाँ पे कि नॉन होमोजीनियस का क्या सेंस है। तो मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब भी एफ फाई ऑफ डी कॉमा डी डैश इस तरह की जो पॉलिनोमियल मिलता है डी और डी डैश में, इस पॉलिनोमियल में अगर डी और डी डैश के टर्म होमोजीनियस ना हो, the polynomial in which d and d dash is not homogeneous, then equation 1 is called the non homogeneous differential equation। जैसे हम लास्ट टाइम पे पढ़ रहे थे होमोजीनियस, तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि सारे सेकंड ऑर्डर के टर्म हैं या थर्ड ऑर्डर के सारे टर्म हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ टर्म सेकंड ऑर्डर के होंगे, कुछ टर्म थर्ड ऑर्डर के होंगे। तो जब मिक्स इक्वेशन लिखी होती हैं, हमने कहा जब डी और डी डैश के टर्म जो है होमोजीनियस फॉर्म में ना हो, नॉन होमोजीनियस होते हैं, तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव टर्म है, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट है, ये एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ ये दो टर्म होते और ये वाले टर्म ना होते तो ये इक्वेशन हमारी क्या होती, होमोजीनियस। या ये सिर्फ टर्म होते, इधर वाले टर्म ना होते, तो इसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस। तो ये नॉन होमोजीनियस का मतलब हो गया जब इन्वॉल्व होने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव टर्म है वो डिफरेंट ऑर्डर के होते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस को पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि z एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई दो वेरिएबल का फंक्शन है। सो पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होने वाले टर्म में जो इक्वेशन हो वो हमारे ऑर्डर डिफरेंट होने की वजह से हम इसको नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, डी माइनस डी डैश माइनस 1, इन सभी में कहीं भी कॉन्स्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, इस तरह के फैक्टर भी आएंगे, डी माइनस डी डैश माइनस 1, डी प्लस डी डैश प्लस 2 एंड सो ऑन। तो ये भी एक इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल की, और ये भी एक नॉन होमोजीनियस की। सो दिस इज द डेफिनेशन। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व होने वाले डी और डी डैश के टर्म हमारे ऑर्डर सेम ना हो, सारे होमोजीनियस ना हो, मतलब कोई ऑर्डर सेकंड हो, कोई थर्ड हो, कोई फर्स्ट हो, तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये तो बात हो गई कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस लीनियर पार्शियल नॉन होमोजीनियस में इनका सोल्यूशन किस बात पर डिपेंड करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वहाँ पे भी हम होमोजीनियस में भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं, यहाँ पे भी निकालेंगे। तो यहाँ क्या प्रोसेस है कॉम्प्लीमेंट्री निकालने का, कि हम फाई डी डी डैश के टर्म को ब्रेक करेंगे लीनियर फैक्टर इस टाइप के, d माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा। यानी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसको हम d माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा में ब्रेक करेंगे। और इसमें दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका है। पहला ये कि जो सारे टर्म हो वो इस तरह के, जैसे मैंने लिखा है द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जब टर्म इस तरह के ब्रेक कर दिया हमने, एन टर्म लिखे, यहाँ m1 डी डैश, यहाँ अल्फा 2 d माइनस m2 डी डैश माइनस अल्फा 2 एंड डैश डैश d माइनस m1 mn डी डैश माइनस अल्फा n। यानी nth ऑर्डर की अगर हमारी कोई इक्वेशन रही होगी तो उसके n फैक्टर होंगे। तो हमारा लिखने का तरीका जो ये अल्फा आता है, इसकी वजह से ये इक्वेशन कैसी बन रही है, नॉन होमोजीनियस। तो इसका CF लिखने का तरीका है, जो यहाँ अल्फा होगा दैट मीन्स अल्फा इज कांस्टेंट, जैसे हमने पिछले वाले टर्म में देख रहे थे। तो आप यहाँ देखिए अल्फा का मतलब यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी, -2 है। तो जो अल्फा आने लगेगा तो इस अल्फा की वजह से ये कैसा बनाता है, नॉन होमोजीनियस। तो क्या होगा, ये अल्फा e की पावर पे आएगा, e की पावर अल्फा 1x f1 y प्लस, जब आप ये हटा देंगे तो ये होमोजीनियस बचेगी। तो यहाँ m1 है तो y प्लस m1x,
यहाँ m2 है तो y प्लस m2x यानी e की पावर अल्फा 2, यानी जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो आपका एक्सपोनेंशियल की पावर पे जाएगा, e की पावर अल्फा x, अल्फा 1x, f1 y प्लस m1x, e की पावर अल्फा 2x, f2 y प्लस m2x एंड सो ऑन। यानी जब डिफरेंट सारे रूट्स नॉन रिपीटेड होंगे तो जितने फैक्टर आएंगे उतने हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में टाइप टर्म मिल जाएंगे। फिर सेकेंड टाइप ऐसा आता है कि अगर रिपीटेड फैक्टर हो, जैसे d माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा की पावर n हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, d माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा की पावर n का मतलब है हमारे पास देयर आर n रूट्स, n फैक्टर हैं और जब सब कैसे हैं रिपीट कर रहे हैं, जब रिपीट करेंगे तब हम जानते हैं क्या करना होता है। अब हमारे पास अल्फा एक सेम है सब जगह, सो e की पावर अल्फा एक सब जगह रहेगा और m सेम हो गया, f1 y प्लस एम एक्स जब रिपीट करता है तो हम जानते क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई पहले 1 से यहाँ पे, दूसरे टर्म में x से, फिर x स्क्वायर x क्यूब और कहाँ तक n तक वाले टर्म में x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। एक हमने क्या बताया आपका, ये पहला मेथड है जब हमारे फैक्टर जो डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे, और दूसरा फैक्टर जब रिपीटेड केस करेंगे। इन दो केसेस की मदद से हम हमेशा आपको नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बात सबसे और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में, जैसे हम होमोजीनियस में ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए d इक्वल टू m d डैश इक्वल टू 1 रखते थे, वो यहाँ पे नहीं रखना है। उसमें क्यों नहीं रखना है, क्योंकि इक्वेशंस हमारे पास एक टर्म फर्स्ट ऑर्डर का, दूसरा टर्म सेकंड ऑर्डर का है, तो वहां पे हम इक्वेट नहीं करा सकते। ये प्रोसेस केवल और केवल हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं। जब होमोजीनियस होगा तो d इक्वल टू m d डैश इक्वल टू 1 रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं करना है। यहाँ पे दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले इस तरह के फैक्टर में ब्रेक करना है। जब वो फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा तब हम इसको इस तरह से फैक्टराइज कर लेंगे, और अगर डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं तो ऐसे CF लिखेंगे, और रिपीट कर रहे हैं तो इस तरह से CF लिखेंगे, यानी रिपीट में ये मेथड होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, और अगर कोई ऐसा फैक्टर आता है फाई एफ ऑफ d कॉमा डी डैश का जो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, तो जब फैक्टराइज नहीं हो पा रहा होगा तो उस पर हम ये ट्रायल सोल्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो। पहला काम हमारा होगा कि फैक्टराइज करना, फिर अगला काम होगा कि फैक्टराइज नहीं हो पा रहा तो कैसे करते हैं। तो ये हमने एक मेथड बताया, एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश जब नॉट फैक्टराइज हो तो वी यूज ए ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, आपको दिख रहा है इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, ये नॉन होमोजीनियस है, इसके फैक्टर भी पॉसिबल नहीं। अगर d माइनस डी डैश होता तो हमारे पास आसान हो जाता, क्वेश्चन होमोजीनियस भी हो जाता। तो इसको हम z इक्वल्स टू a कैपिटल A e की पावर एच एक्स प्लस के वाई मानेंगे, और ये ट्रायल सोल्यूशन से जितने यहाँ डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, सपोज करो यहाँ से d का मतलब होता है, आप जानते हो डेल z अपॉन d का मतलब है डेल बाई डेल एक्स, dz का मतलब ये होता है। तो अगर आप d का मतलब यानी इस z को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका क्या आ जाएगा dz, जो यहाँ से d डैश स्क्वायर z का मतलब हो गया डेल टू z अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे और सारी वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो जो कांस्टेंट हमारे पास है a, h और k वो हमें मिल जाएंगे। और इस ट्रायल मेथड से भी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन तब ये करेंगे जब हमारे पास फैक्टराइज ना हो रहा हो। तो पहली चीज़ तो नॉन होमोजीनियस दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज होने के बाद उनके रूट्स डिफरेंट आ रहे हैं तो CF लिखना सीखे, रूट सेम आ रहे हैं तो CF लिखना सीखा हमने। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप देख रहे हैं ऑलरेडी फैक्टराइज करके दे रखा है, तो जहां नहीं फैक्टराइज होगा वहां फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टराइज है, और आप कंपेयर कर लीजिए d माइनस, हमने बताया था d माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे m1 d डैश माइनस अल्फा 1 हो गया, यहाँ m2 d डैश। तो यहाँ से आप देखेंगे इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, तो दो फैक्टर हो गए, तो e की पावर अल्फा यानी 1 हो गया x, और इसको रोका तो ये m+1 यानी कितनी वैल्यू है t माइनस डी डैश, ये -1। देखिए m की वैल्यू कितनी है -1, तो e की पावर x y1 f1 y माइनस एक्स, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, तो f2 y माइनस 2x। सिंपल सा तरीका है, यानी इस अल्फा कांस्टेंट को हटाने के बाद हमारी एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा एक होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम हमेशा इस मेथड से, जैसे इस प्रॉब्लम में ऑलरेडी फैक्टराइज करके दे रखा है तो हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं, जहां अगर मैक्स दे रखी होगी तो वहां पहले हम फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर 1 है, यहाँ ऑर्डर 1, यहाँ ऑर्डर 0 है, तो कैसी इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस। तो फैक्टराइज दिए थे, सीधे सीधे हमने d माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा से कंपेयर किया और कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया।
पर्टिकुलर राइट हैंड साइड हमारा जीरो, तो पी आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर हमारा होता है जेड बराबर सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ लिख दिया, पी आई जीरो, तो दैट इज द आंसर। जहां F1 F2 आप जानते हैं कि आर्बिट्रेरी फंक्शंस होते हैं, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बजाय आर्बिट्रेरी फंक्शंस मिलते हैं। जब ऑर्डिनरी सॉल्व करते हैं तो वहाँ C1 C2 यूज़ करते हैं और पार्शियल में हम F1 F2 यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया एक एग्जाम्पल कि कैसे हम किसी नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी अगर राइट हैंड साइड में जहाँ जीरो है इसके बजाय अगर कोई फंक्शन दे रखा होगा तो उस फंक्शन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी क्या फंक्शन होगा तो पी आई कैसे निकालेंगे, सी एक्सपोनेंशियल होगा तो कैसे करना है, साइन को साइन होगा तब कैसे करना है। तो जो ये मेथड है पी आई निकालने का, ये बहुत हद तक आपका सिमिलर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सी एफ और पी आई निकालते थे, बिल्कुल वैसा ही सिमिलर मेथड आपका यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में पहला फंक्शन है हमारा एक्सपोनेंशियल। जब भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलते हैं हम जानते हैं क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया होगा उसको न्यूमरेटर में रखते हैं और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दीज इक्वेशन क्वाइट रिजेंबल टू दोज ऑफ द ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट। जो हमने फर्स्ट ईयर में बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लगभग उसी के सिमिलर मेथड पे यहाँ यूज होने लगेंगे। बस फर्क इतना सा है कि हम वहाँ पे पढ़ते हैं वन वेरिएबल के लिए, यहाँ पे टू वेरिएबल के लिए होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला केस हमारे पास है जब फंक्शन एक्सपोनेंशियल होता है, तो वहाँ पे हम फर्स्ट ईयर का अगर याद करें तो e की पावर ax और f ऑफ d होता है, तो d इक्वल टू a रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, e की पावर ax प्लस बी वाई है, तो हमें क्या रखना है, हमें रखना है d इक्वल टू a और d डैश इक्वल टू b, यानी x का जो कोफिशिएंट होगा वो d की जगह पे, y का जो कोफिशिएंट होगा वो d डैश की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए बस ये ध्यान रहे, डिनोमिनेटर फाई ऑफ ab इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। फाई ऑफ ab अगर जीरो होगा तो क्या होगा, फाई ऑफ ab अगर जीरो होगा तो वही प्रोसेस है कि ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर हम यही मेथड फॉलो करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो पहला केस एक्सपोनेंशियल में जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे, बस x के बजाय यहाँ पे y भी होगा। जैसे एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ लिखी है कि d ब्रैकेट d माइनस डी टू डी डैश माइनस 3। अब आप देखिए ये इक्वेशन पहले तो आपको जब सॉल्व करने के एग्जाम में आएगा तो पहचानोगे कि होमोजेनियस है ना होमोजेनियस है। अब आप देखिए अगर d को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर टाइप की इक्वेशन आ रही है, माइनस 2d इंटू डी डैश आ रही है, माइनस का 3d आ रही है, दिस होल थिंग ऑफ z इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 2y आ रही है। आपको दिखने से पता चल रहा है इसकी ऑर्डर 2 है, इसका 2 है, इसका कितना 1 है, तो देख के पता चल गया कैसी है, नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस है तो d इक्वल टू m डी डैश इक्वल टू 1 मत पुट करिए, आपका काम इसको फैक्टराइज करना। तो हमने फैक्टराइज करके ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसमें d कॉमन ले लिया, फैक्टराइज हो गया। अब आपको मैंने बताया नॉन रिपीटेड फैक्टर ऑफ d, जब d इक्वल टू जीरो इसका मतलब m इक्वल टू जीरो, तो क्या आ गया f1y, ये होमोजीनियस का पार्ट है। ये फैक्टर नॉन होमोजीनियस का बना, यहाँ जो सी एफ पी आई लिखने सी एफ का मेथड बनेगा वो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सब मिक्स चलेंगे। तो अब यहाँ अल्फा कितना है 3, तो e की पावर 3x और f2 m कितना हो गया यहाँ पे 2, ठीक है, क्योंकि कंपेयर करेंगे हमेशा d माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा, तो आप m कितना है यहाँ पे 2, y प्लस 2x हो गया। अब आप ये तो सी एफ हो गया, पी आई निकालने चले तो मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा पुट कर दीजिए d इक्वल टू यहाँ 1 है और d डैश इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट कितना 2 है, रख दिया हमने। यहाँ पे x की जगह d की जगह पे 1 रखा, d डैश की जगह पे 2 रखा एंड 3, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 यानी कितना बचा माइनस 6। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन आ गया, माइनस 1/6 ई पावर x प्लस 2y। ये हमारा पी आई है, ये हमारा सी एफ है। कंप्लीट सोल्यूशन लिखने के लिए z इक्वल टू क्या करते हैं सी एफ प्लस पी आई, तो हमारे पास z इक्वल टू सी एफ पार्ट लिखा हमने और पी आई पार्ट जोड़ दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा हमें d इक्वल टू a और d डैश इक्वल टू b रखना है, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है किसी क्वेश्चन में तो वहां हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, x से मल्टीप्लाई और नीचे डिफरेंशिएट और फिर d इक्वल टू a रख देंगे हमारा। तो दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड केस, यानी जब हमारे पास फंक्शन साइन या कोसाइन दे रखे हो, ठीक है। साइन कोसाइन फंक्शन के लिए क्या करते हैं, ध्यान रहे जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे हम वहां डी स्क्वायर बराबर माइनस का ए स्क्वायर रखते थे इक्वल टू, एक ही वेरिएबल होता था, यहाँ 2 वेरिएबल है तो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर और d इंटू डी डैश इक्वल्स टू माइनस का ए बी।
तो जब भी आपके पास साइन या कॉस फंक्शन दिए होंगे तो दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन में डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए। ये वैल्यूज रखिएगा, ध्यान रहे इन सभी वैल्यूज में माइनस अलग से मल्टीप्लाई है, एक माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए भी रखेंगे। ध्यान रहे हमें डी की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, डी डैश इंडिविजुअल की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। ये दो वैल्यूज को टर्म छोड़ देना, जैसे मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ। तो पहला एग्जांपल, ध्यान रहे कि डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। जब ये वैल्यू रखोगे तो डिनोमिनेटर जीरो होता है, तो आप जानते हैं पूरी वैल्यू को इन्फिनिटी बना देगा। तो उस केस में डिनोमिनेटर जब जीरो नहीं होगा तब आपका वो आंसर हो जाएगा। इन केस डिनोमिनेटर जीरो होता है तो हमें क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस। इन केस जब डिनोमिनेटर जीरो होगा तो ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई, नीचे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, और फिर से डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर डी डी डैश बराबर माइनस ए भी रख के सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज द मेथड। जब कभी भी डी और डी डैश के टर्म बचेंगे तो वही जैसे हम फर्स्ट ईयर में करते थे, उसके हम लीनियर फैक्टर से ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सपोज करो कहीं नीचे डिनोमिनेटर में डी माइनस टू बचा, तो हम क्या करेंगे, इसको डी प्लस टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे नीचे डी स्क्वायर का टर्म बना जाएगा और फिर से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो जस्ट सिमिलर टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वी कैन सॉल्व द फंक्शन व्हेन साइन और कोसाइन फंक्शन इन द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये मेथड हम फॉलो करेंगे। इस पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले देखिए ऑर्डर कितना, टू यहाँ 1 यहाँ 0 है, तो इसका मतलब कैसी इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस। फिर मैंने क्या किया, इसको आप मैंने क्या बोला, कभी भी डी इक्वल टू एम डी डैश इक्वल टू 1 मत पुट करिए, इसको हमने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज कैसे किया, इस टर्म को एक साथ ले लीजिए, तो डी स्क्वायर माइनस 1 एक साथ आ गया, और इसमें से माइनस का डी डैश कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा आपके पास डी माइनस का 1। तो इन दोनों यही मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब इसके फैक्टर होंगे डी प्लस 1 डी माइनस 1, ये डी माइनस 1 यहाँ से और डी माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ गया, तो आपका एक फैक्टर बचा डी माइनस 1 और दूसरा बचा डी माइनस डी डैश। ये देखिए डी माइनस 1 और माइनस डी डैश बचा था, वो ये लिखा हुआ है। अब आप इसका अब ये फॉर्म हमारी सिंप्लीफाई होकर फैक्टराइज फॉर्म में आ गई। दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारी, अब ये फैक्टराइज फॉर्म में आ गई। जब फैक्टराइज फॉर्म में आ गई तो अब इसका हम सी अब लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है लेकिन डी डैश का टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा कितना है 1, तो ई की पावर एक्स। अब एम कितना हुआ 0, डी इक्वल टू 0 मतलब एम इक्वल टू 0, तो एफ 1 वाई हो गया। ई की पावर माइनस एक्स, f2 यहाँ एम कितना है 1 y प्लस एक्स। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आई बात पर्टिकुलर इंटीग्रल की। मैंने बताया पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए साइन एक्स प्लस 2y लिखा है। साइन के लिए हमने क्या बताया था आपको कि डी स्क्वायर इक्वल्स टू रखेंगे हम यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर, और माइनस का ए स्क्वायर हमारे पास क्या है यानी -1, और डी इंटू डी डैश की जगह पे रखेंगे माइनस का 2, और डी डैश स्क्वायर अगर आता है उसकी जगह माइनस का 4 रखेंगे। तो हमारे पास डी डैश स्क्वायर का टर्म ही नहीं है। अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू रखेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे। तो डी स्क्वायर की जगह पे देखिए मैंने माइनस का 1 रखा है, और डी इंटू डी डैश जगह पे माइनस का ए भी रखा, तो माइनस ऑलरेडी था वो क्या हो गया प्लस का हो गया। ठीक है, माइनस डी इंटू डी डैश था, ये देखिए टर्म हमारे पास, जब -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो आपका ये 2 हो गया और ये हमने सॉल्व किया। अब आपने देखा ये 2 1 बचा, कैंसिल आउट हो गया, -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, डी डैश बचा। आपको पता है कि 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और 1/d डैश का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x प्लस 2y, और 2y का इंटीग्रेशन 2 नीचे आ जाएगा। तो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई में हमने जोड़ दिया, ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज द सेकंड केस। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड केस। थर्ड केस बिल्कुल सिमिलर है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कि जब पॉलिनोमियल टर्म दे रखा हो, जब भी एक्स वाई की पावर मल्टीप्लाई में हो, तो आपको वही प्रोसेस है, आपको टर्म बनाने हैं, इसमें से कॉमन ले जाना है, और डी अपॉन डी डैश या डी डैश अपॉन डी डैश डिपेंड करता है कि क्या ज़्यादा है। अगर एक्स की पावर ज़्यादा है तो हम डी कॉमन ले जाएंगे, और अगर y की पावर ज़्यादा है तो हम डी डैश कॉमन लेके डी डैश अपॉन डी या डी अपॉन डी डैश के टर्म बनाएंगे, और उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करके जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये थर्ड मेथड है। जब भी पॉलिनोमियल टर्म दे रखा होगा तो पॉलिनोमियल टर्म का सॉल्व करने का तरीका वही है कि x की पावर ज़्यादा या y की पावर ज़्यादा होने के अकॉर्डिंग हम उसमें से डी या डी डैश कॉमन ले जाके डी डैश अपॉन डी और डी अपॉन डी डैश का टर्म बनाएंगे, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। सो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फिर से आप देखिए ये इक्वेशन देखिए 2 डिग्री की है, 1 डिग्री की है,
तो इसका मतलब कैसी है, नॉन होमोजीनियस है। और यहाँ पे प्रोडक्ट में एक्स वाई लिखा है, इसका मतलब हमारे पास कैसा है, पॉलिनोमियल टर्म है। फिर से देखिए इक्वेशन में हमने क्या करा, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करिए, जब भी नॉन होमोजीनियस दिखे सॉल्व ना करिए, फैक्टराइज करिए। तो फैक्टराइज करने के लिए हमने यहाँ से इसमें से कॉमन ले लिया और इसमें से -3 कॉमन ले लिया, यानी डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर हमने बनाया यहाँ पे, और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो d माइनस डी डैश बन गया। ठीक है, अब दिस z इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसके फैक्टर हो गए, d माइनस डी डैश कॉमन चला गया तो यहाँ से बचा d प्लस डी डैश और माइनस का 3, तो d प्लस डी डैश माइनस 3, और ये हमारे पास कैसा है, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस हो गया। यहाँ अल्फा की अगर अल्फा इक्वल टू 0 कर दे तो ये हर एक नॉन होमोजीनियस सब क्वेश्चन हमारा होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशियल। तो यहाँ पे m कितनी है 1, तो f1 y प्लस एक्स, यहाँ अल्फा कितना है 3, f2 y माइनस एक्स, तो दिस इज द CF। जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने चलेंगे तो हमने आपको बताया यहाँ पे एक्स वाई लिखते हैं, नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। अब दोनों टर्म से हमने डी लोवेस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे डी था, डी कॉमन ले गए, यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री था -3 था, -3, तो इस टर्म से -3, इस टर्म से डी कॉमन ले जाके हमने दो फैक्टराइज बनाए, इनको ऊपर ले गए बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने किया, जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ से करेंगे तो वही मेथड लगाएंगे फिर से कि 1 प्लस एक्स की पावर -1 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। और अगर 1 माइनस एक्स की पावर -1 तो सारे प्लस में आएंगे, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये दो मेथड हम यूज़ करते हैं। जब भी हम बाइनोमियल लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास सोल्यूशन मिलेगा, एक टर्म ही खोलेंगे क्योंकि हमारे पास डिग्री कितनी है 1 है, और इस पर भी एक टर्म हमने ओपन किया। जब ओपन किया तो इन दोनों टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, सारे टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद अब एक्स वाई को अंदर भेज रहे हैं, तो एक्स वाई यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 1 हो गया, डी मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 1, तो ये वाई बचा है यहाँ पे, यहाँ डी डैश के रिस्पेक्ट में वाई का हो जाएगा तो एक्स बचा है, डी डैश पहले वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो एक्स बचेगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक बार करोगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आपका एक्स आ गया। इसको हमने डी डैश का मतलब सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आपके पास लिखा हुआ है 2d डी डैश, सारे टर्म हमने ओपन कर लिए, एक्स वाई को बस अंदर भेजा और डी मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, डी डैश मतलब वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते चले गए। अब आपके पास नीचे बचा है माइनस का 1/3d, 1/d का मतलब आप जानते हैं कि 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, जो फंक्शन देखा होगा उसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इंटीग्रेशन हमने कर दिया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ एक्स का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, ये इंटीग्रेट हो गया, तो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमने क्या करा, CF और PI दोनों निकाले, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये निकला हुआ था, दिस इज योर CF पार्ट एंड दिस इज योर PI पार्ट, तो आपका z बराबर CF प्लस PI हमने जोड़ दिया, आपका आंसर हो गया। सो दिस इज द थर्ड केस ऑफ नॉन होमोजीनियस फंक्शन, जिसमें हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉलिनोमियल होने की वजह से क्या करना पड़ रहा है, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं सिमिलर वे में हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे कि लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन ले जा रहे थे, लोवेस्ट डिग्री टर्म डी एक्स के रिस्पेक्ट में लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेके सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट केस हमारा फोर्थ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केस 4 हमारे पास क्या है कि जब भी एक्सपोनेंशियल, अब हमारे पास 3 बेसिक मेथड पहले हमने पढ़ लिए, कौन कौन सा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो d इक्वल टू ए डी डैश इक्वल टू बी रखेंगे। फिर हमारे पास क्या पढ़ा, साइन या कोसाइन, उसमें क्या पढ़ा, डी स्क्वायर इक्वल टू साइन या कोसाइन में डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, और डी और डी डैश इक्वल टू माइनस ए बी रखना सीखा। थर्ड केस पॉलिनोमियल बना के बाइनोमियल बना के ऊपर सॉल्व करेंगे, जैसी एक्स वाई की पावर होंगी उनके हिसाब से हम उसको टर्म ओपन करेंगे और बाइनोमियली उसको हम सॉल्व कर लेंगे। फिर फोर्थ केस हम पढ़ रहे हैं जब दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में आने लगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई का मतलब हमारे पास ए की पावर ax प्लस बी वाई भी आ जाए और साथ में साइन ax प्लस बी वाई भी आ जाए। तो अगर ऐसा फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में आने लगे तब हमें कैसे करना है, तो इसका भी हमने ऑर्डिनरी में पढ़ा था। ऑर्डिनरी में हम पढ़ते थे वहाँ पे कि जब भी हमारे पास होता था e की पावर ax इंटू वी और नीचे f ऑफ d होता था, अगर उससे हम कंपेयर करें तो हम यहाँ पे d इज रिप्लेस बाई d प्लस ए रिप्लेस हो जाता था, तो d को d प्लस ए से रिप्लेस कर देते थे। सिमिलर मेथड यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास पॉलिनोमियल टर्म, हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल और दूसरा फंक्शन v कोई भी हो, तो जब भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और v कोई भी, यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना जरूरी है, e की पावर ax इंटू वी कोई भी फंक्शन हो सकता है इन तीनों में से। जब इस मेथड को आपको अप्लाई करना हो तो हम d को रिप्लेस करते हैं d प्लस ए से और d डैश को रिप्लेस करते हैं d डैश प्लस बी से, जस्ट सिमिलर। तो d इज रिप्लेस बाई d प्लस ए एंड d डैश इज रिप्लेस बाई d डैश प्लस बी, और फिर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का काम खत्म हो जाता है। फिर जो फंक्शन v बचा होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, सॉल्व d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल क्यूब ऑफ z इक्वल टू दिस। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, दूसरा फंक्शन साइन है,
तो जब भी फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे यहाँ से सबसे पहले, तो मल्टीप्लाई में दे रखे हैं इसलिए चौथे मेथड पे हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या किया हमने, d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल क्यूब है। अब आप देखिए ये केस रिपीटेड वाला फैक्टर आ गया। यहाँ पे अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 2, तो e की पावर 2x और m कितना है 3, और कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। तो यहाँ से e की पावर 2x f1y प्लस 3x प्लस x टाइम e की पावर 2x f2y प्लस 3x एक्स स्क्वायर e की पावर 2x f3y प्लस 3x, यानी 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 टर्म मिले, अल्फा सब जगह 2 रहेगा और m की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी। तो दिस इज द CF पार्ट। अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी भी ये केस बताया आपको कि e की पावर ax प्लस by की फॉर्म में है, तो यहाँ पे a की जगह पे कितना है, a की जगह पे 2 है आपका और b की जगह पे 0 है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। देखिए तो क्या करेंगे, यानी d इज रिप्लेस बाई d प्लस 2 एंड d डैश इज रिप्लेस बाई d डैश प्लस 0, तो क्योंकि वो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो देखिए हमने d प्लस 2 से बदल दिया, यानी d को रिप्लेस किया है d प्लस 2 से। क्यों, क्योंकि हमारे पास टर्म था e की पावर 2x, ठीक है। तो जब जैसे ही हमने रिप्लेस किया ये वाला 2 कैंसिल हो गया और ये बचाया आपका क्या, d माइनस 3d डैश की पावर क्यूब। अब आपके पास देखिए, अब आप साइन और कोसाइन सॉल्व करने के लिए इसको जैसे ही तुम इक्वेट कराओगे, इसका एक तरीका भी होता है, फार्मूला भी होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास 0 हो जाएंगे साइन और कोसाइन केसेस में। इनका जब होल क्यूब आप खोलेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपका एक फार्मूला होता है 1/BD माइनस AD डैश की पावर n, दिस इज x की पावर n, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल n b की पावर n एंड फाई ऑफ ax प्लस by। ये भी डायरेक्ट केस होता है अगर यहाँ पे आपके पास फाई ऑफ ax प्लस by दिया है। तो आप देखिए इस मेथड से भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको, दोनों मेथड समझाता हूँ। तो यहाँ BD देखिए, b की वैल्यू 1 है तो यहाँ BD लिखा है, a की वैल्यू 3 है तो यहाँ -3 लिखा है। तो BD माइनस यानी फाई ऑफ ax प्लस by अपॉन BD माइनस AD डैश की पावर n अगर दिया है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। ये एक जनरल मेथड होता है, वो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, और इसको ओपन करके भी हम कर सकते हैं साइन और कॉस की वजह से। तो इसके हमने जैसे ये मेथड रखा तो x की पावर कितना हो गया 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 हो गया और साइन 2x प्लस 3x प्लस y हो गया। अब ये 6 इस 6 से क्या हो गया, कैंसिल, ये हमारे पास pi आ गया और ये क्या हो गया z इक्वस टू CF प्लस PI। तो z इक्वस टू हमारे पास CF ये था और PI ये था। अब आपका ये सोल्यूशन हो गया। अगर आप करना चाहें तो पहले तो आप यहाँ से a माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर लें, और जब आप ओपन करेंगे तब भी ये वैल्यू 0 करेगा 3 टर्म तक की, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ का कोफिशिएंट जब आप सॉल्व, क्योंकि ये कैसा है होमोजीनियस पार्ट बन गया, नॉन होमोजीनियस की सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। होमोजीनियस में देखिए जब आप होमोजीनियस बन गया तो इसको एक मेथड ये मैंने बताया और एक मेथड जनरल ये कैसा है, ये होमोजीनियस है, देखिए इनकी डिग्री सेम है। तो होमोजीनियस में हम d इक्वल टू a और d डैश इक्वल टू b रखते थे, जब d और क्या करते थे उतनी बार इंटीग्रेट करते थे। तो जैसे ही d इक्वल टू कितने बार इंटीग्रेट करते, 3 बार, तो जैसे ही हम यहाँ पे रखते सो 1/3 माइनस 3 ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता। जब 0 होता तो एक बार हम x से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, यहाँ पे x क्यूब है तो एक बार x से मल्टीप्लाई करते, इसको डिफरेंशिएट करते तो आ जाता 3d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर। फिर से हम अगर d इक्वल टू 3d डैश इक्वल टू 1 रख रहे हैं, फिर 0 हो रहा है, तो आप फिर से एक बार और मल्टीप्लाई करते हो तो आता है x स्क्वायर बाई 6 और d माइनस 3d डैश। नाउ अगेन इफ वी पुट d इक्वल टू 3d डैश इक्वल टू 1, दिस इज अगेन 0। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास यही आएगा, एक x और मल्टीप्लाई x क्यूब बाई 6 और आपके पास ये आ गया आंसर साइन ऑफ ax प्लस by। तो ये हमारा सबसे अच्छा मेथड है। हमने जो एक जनरल मेथड आपको बताया, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधे वाले होमोजीनियस के मेथड से अगर आप करेंगे तब भी आपका आंसर हो जाएगा। तो होमोजीनियस के मेथड में d इक्वल टू a d डैश इक्वल टू b आप रखते हैं यहाँ पे तो 0 हो रहा है, जितनी बार 0 होता जाएगा उतनी बार हम ऊपर x से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, नीचे डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो ये मेथड हमारा है क्या कि हम डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, और जैसे हमारा ये मेथड लगाएं तो इससे डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। तो ये कई मेथड हैं जिनसे हम होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस केस को ये डायरेक्ट मेथड है, वो हमारा डिफरेंशिएट करने का मेथड है। तो ये आपको आज अपने
थैंक यू सो मच। आज आपने क्या पढ़ा कि हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सीखी। उस नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने 4 पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस सीखे। एक एक्सपोनेंशियल, दूसरा साइन कोसाइन, और तीसरा पॉलिनोमियल, और चौथा एक्सपोनेंशियल के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो। और आपने देखा कि 2 फंक्शन केसेस हमारे थे और एक ये अलग से जनरल मेथड हमने आपको बताया, जो जनरल मेथड आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और होमोजीनियस के मेथड से भी लगा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्वेश्चंस को करिए, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लिख सकते हैं मेल पे। थैंक यू सो मच।